नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। ये कहा जाने लगा है कि पार्टी के अंदर बीजेपी और संघ के लोग घुसे हुए हैं, जो राहुल गांधी और पार्टी नेतृत्व को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। उनके मुताबिक संघी मानसिकता के ये लोग न केवल बड़े फैसलों में रुकावट बनते हैं, बल्कि बीजेपी के लिए मुखबिरी भी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने तो बाकायदा जयराम रमेश का नाम लेते हुए कहा है कि वे बीजेपी के स्लीपर सेल हैं और पार्टी को ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलने से रोकते हैं, जबकि पार्टी की लगातार हार का एक बड़ा कारण ईवीएम ही है। हरियाणा चुनाव में हार के बाद भी स्लीपर सेल का मुद्दा उठा था। कहा गया था कि केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश की वजह से हार हुई, क्योंकि वे कांग्रेस के बजाय बीजेपी की मदद कर रहे थे। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, कहना मुश्किल है, मगर खुद राहुल गांधी भी कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनका सोच विचार भाजपाई है। वे उन्हें छोड़कर जाने तक के लिए कह चुके हैं। इसके पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लगाया था कि स्लीपर सेल उनके खिलाफ काम कर रहा है। ऐसी ही बातें उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से भी सुनने को मिली थी। कमलनाथ के आचार व्यवहार से भी यही सवाल उठा था कि वे असल में कांग्रेसी है या संघी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद और गुलाम नबी आजाद जैसे कई नाम हैं जिन्हें इस सूची में रखा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस के अंदर ये स्लीपर सेल क्यों है और ये कैसे काम कर रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व इनके खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं करता? हिचकिचाहट क्या है? परेशानी क्या है इसमें? यही है आज के कुछ सवाल जिन पर हम बात करने जा रहे हैं, और इस पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ हैं, मैं आपका उनसे परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा है, यूसुफ अंसारी हैं और हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं। आप सबका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। प्रेम जी, आपकी टिप्पणी से शुरू करते हैं। ये स्लीपर सेल वाला मामला कितना ऑथेंटिक है, कितना विश्वसनीय है और कितना गंभीर है? कांग्रेस का इतिहास रहा है कि उसमें हर तरह के लोग रहे हैं, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी। हर तरह से मतलब है कि दाएं बाएं मध्य सब तरह के लोग रहे। आरएसएस के लोग भी रहे, हिंदू महासभा के लोग भी रहे। तो क्या ये अब कुछ नया हुआ है, या सचमुच में कुछ प्लांट किए गए हैं लोग कांग्रेस पार्टी में, या कांग्रेस पार्टी में कुछ लोग हैं जो बीजेपी के सत्ता में आने के बाद उनका जो अंदर का संघीपन है वो अब ज्यादा एक्टिव हो गया है? जी, शुक्रिया मुकेश सर। स्लीपर सेल शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें समझना चाहिए कि ये एक बहुत ही खतरनाक शब्द है। एक ऐसा मॉड्यूल जो आम आदमी की तरह घुल मिल कर रहता है, अगर पॉलिटिकल संदर्भ में देखें तो कांग्रेसी बनकर कांग्रेस में रहे, लेकिन वो किसी के द्वारा प्लांटेड भी है और उसके लिए उसको पैसे भी मिल रहे हैं या कोई ऐसा मोटिवेशन मिल रहा है जिसको आप आतंकवादियों के संदर्भ में कहा जाता है कि वो धार्मिक भी हो सकता है किसी और तरीके से। ये एक देश दूसरे देश के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हैं और एक आतंकी संगठन भी इस्तेमाल करते हैं। ये खतरनाक उसका स्वरूप है। तो जब कांग्रेस के संदर्भ में या पॉलिटिकली जब हम बात करते हैं तो आरएसएस की विचारधारा के लोग कांग्रेस में आज अचानक आ गए हों, ऐसा नहीं है, लंबे समय से है। कांग्रेस ने कोई ऐसा ये भी बना नहीं रखा है कि भाई जो संघ में रहेंगे वो हमारे यहाँ नहीं रहेंगे, ऐसा कोई रूल भी नहीं बना रखा है। तो वो हो सकते हैं, लेकिन अब तो सरकारी कर्मचारी भी संघ में रहेंगे और बीजेपी में भी रहेंगे, ये भी संभव है। तो क्या इन लोगों को स्लीपर सेल बोला जा सकता है? एक बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी बात है कि पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं होकर के असहमति रखना यह संभव है, लेकिन असहमति को उस सीमा तक ले जाना जिससे कि पार्टी का नुकसान और वहां रह करके पार्टी के खिलाफ काम करना, ये नेचर अगर पैदा होता है कि हम पार्टी में हैं, पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, असहमत रहते हैं और फिर भी काम कर रहे हैं, तो पार्टी को जब नुकसान होने लगता है तो हमें ये लगता है कि ऐसे तत्व से कैसे निपटा जाना चाहिए, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, ये स्थिति है। लेकिन तीसरा जो पहलू है जिससे कि आपने उल्लेख भी किया, महमूद प्राचा,
या फिर हमने देखा था अशोक वानखेड़े जी ने इस्तेमाल किया था कि हरियाणा को अड्डा बना दिया है अय्याशी का वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पर फिर थोड़ा हमें अलर्ट होना पड़ता है कि महमूद प्राचा को भी हमें देखना होगा। वो एक आंदोलन चला रहे हैं, उनकी नीयत साफ है, वो ईवीएम के प्रति एक काम कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उनकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार आके कांग्रेस उसके पीछे पीछे उनके चले। आप एक व्यक्ति हैं, आपके पीछे कांग्रेस क्यों चलेगी भाई? आप आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं तो कांग्रेस पर इल्जाम लगाएंगे क्या? ये आपकी कमजोरी है। आप कांग्रेस नहीं आएगी, आप दूसरी पार्टी को ले लीजिए साथ में। कोई एक पार्टी भी आई आपके पास कि आप कहेंगे कांग्रेस नहीं आ रही और कांग्रेस में स्लीपर सेल बैठे हैं, जयराम रमेश का नाम ले रहे हैं। तो ये एक तरह से स्लीपर सेल नहीं, ये तो गुंडागर्दी है कि आपको किसी ने कहा हो कि आप कांग्रेस पर हमला कीजिए, ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं। आपको कहा हो, ये आरोप प्रत्यारोप की बात हो जाएगी। या एक पत्रकार जब कहता है बिना सबूत के कि अय्याशी का अड्डा बना दिया है, सबूत है तो खुलासा कीजिए। अगर सबूत नहीं है तो आरोप लगाने के लिए पत्रकार थोड़े होता है। आरोप सबूत के साथ बात करता है तो रिविलेशन कहलाता है, रिवील होता है। पत्रकार रिवील कर सकता है, आरोप नहीं लगा सकता है। यहाँ पर भी ऐसे आरोप लगाए जाने पर हम साथ में नहीं हो सकते, और ना उन लोगों को जिन पर वो आरोप लगा रहे उसको हम स्लीपर सेल कह सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बात कहीं दूसरी पार्टी में भी लागू होती है। स्लीपर सेल कौन है कैसे? जब वो बात छिपी हुई है कि कोई व्यक्ति ऐसा है, तब वो स्लीपर सेल है। क्या नितिन गडकरी को स्लीपर सेल बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता, क्योंकि खुल्लम खुल्ला है। अगर उसी तरीके से वो बात छिपी रहती, मान लीजिए जो बात आज अजित पवार ने खुलासा किया, तो अजित पवार ने खुलासा किया तो कुछ समय तक, खुलासा से पहले तक, भाई अजित पवार भी किसी न किसी के लिए स्लीपर सेल रहे होंगे। अगर गठबंधन के लिए स्लीपर सेल मान लीजिए, अगर जब वो थे इंडिया गठबंधन में, या फिर अजित पवार नहीं थे, प्रफुल्ल पटेल का तो मुझे ध्यान है, वो तो थे ही थे, तो उनको भी स्लीपर सेल माना जा सकता है। तो ये परिस्थिति बस थोड़ी देर के लिए हो सकती है, लेकिन कोई किसी ने प्लांट कर दिया हो, वो भी कांग्रेस के संदर्भ में, कांग्रेस के भीतर, ये एक तरह से शक शुबहा पैदा करना और कांग्रेस को कमजोर करने की एक कोशिश हमें ज्यादा लगती है। जी यूसुफ साहब, ये महमूद प्राचा को हम अलग रखते हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के लोग ही खुद राहुल गांधी कहने लगे कि हमको पता है कि हमारी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं, और वो कह चुके हैं कि छोड़ के जाएं, ये हम चाहते हैं ये छोड़ के चले जाएं। अगर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अपने चुनाव के दौरान ये कहते हैं, या उत्तराखंड में गोंदियाल साहब है, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा, जगह जगह से ये आवाजें उठ रही हैं। तो कहीं ना कहीं, और बीजेपी जिस तरह से काम करती है, अमित शाह की जो मोडस ऑपरेंडी है, उसमें क्या ये बहुत संभव नहीं है कि कांग्रेस के अंदर ऐसे बहुत सारे स्लीपर सेल स्थापित कर दिए गए हों जो कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे हों? अनम्यूट कर लीजिए। देखिए मुकेश जी, जैसा भी प्रेम जी ने कहा कि हर पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी सहानुभूति या किसी ना किसी लेवल पे विचारधारा का मिलन किसी दूसरी पार्टी से हो सकता है, लेकिन अपनी पार्टी में रह के वो दूसरी पार्टी के लिए किस हद तक काम करते हैं, या किस हद तक या किसी लालचवश कर रहे हैं, उन्हें कोई पैसा मिल रहा, तो बात सच हो सकती है। लेकिन ये जिस तरह के आरोप कांग्रेस के नेता कांग्रेस पर लगा रहे हैं, जो जिम्मेदार लोग लगा रहे हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे स्लीपर सेल को ढूंढ के उन्हें पार्टी से दूर करें। अब अगर राहुल गांधी को लगता है कि भाई उनकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के कहने से तो वो पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। वो तो अगर अमित शाह और मोदी उन्हें बैक कर रहे होंगे, फाइनेंस कर रहे होंगे, तो उनके लिए पेरोल पे काम कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के कहने से पहला सवाल तो यूसुफ साहब ये है कि ये जो कांग्रेसी कह रहे हैं या बाहर के लोग कह रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा हो रहा होगा? हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, इकोसिस्टम में हम रह रहे हैं, उसमें कुछ भी संभव है। कौन सा आदमी राहुल के ऑफिस में, खड़गे साहब के ऑफिस में स्थापित कर दिया गया हो और वो क्या सूचनाएं मुखबरी कर रहा हो अमित शाह के लिए, ये संभव है। तो क्या ये आशंका बेबुनियाद है या सचमुच में कुछ हो भी सकता है इसमें? नहीं, मेरे ख्याल में तो ये आशंका ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है,
राहुल गांधी के ऑफिस में या खड़गे जी के ऑफिस में ऐसा कोई आदमी नहीं आया है जो 2014 के बाद नई एंट्री किसी की हुई हो जिसे शक के दायरे में रखा जा सकता हो। इस तरह के ऑफिस में जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हुआ करती थी, उस जमाने में अहमद पटेल राजनीतिक सचिव के रूप में लगातार उनका काम लगभग पूरे कार्यकाल देखा। कुछ समय तक अंबिका सोनी थी, उसके बाद अहमद पटेल ने संभाला। और नीचे जितने भी लोग होते हैं वो सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं, वो सब पुराने बजे हुए कांग्रेसी हैं और ऐसे लोग हैं जो यूथ कांग्रेस से एनएसयूआई से निकल करके आए हैं। तो उनको भी इस दायरे में मेरे ख्याल में नहीं रखा जा सकता कि साहब बीजेपी की तरफ से प्लांट हो गए हो। मामला क्या है जो बात होती, जैसे अपने आपने भी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में गुलाम नबी आजाद का भी नाम लिया, उसका भी नाम लिया। तो इन लोगों की वैचारिक दूरियां बाद में कांग्रेस से बनी, वो किन वजहों से बनी, वो वजह सतह पर है, साफ है कि उन्हें लगा कि भाई हमारा राजनीतिक करियर का जो ग्राफ है वो अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच गया है, अब हमें कांग्रेस में रह के और कुछ नहीं मिल सकता है। तब उन्होंने पार्टी इसके खिलाफ जाके काम किया और वो गुलाम नबी आजाद ने तो खैर जो कुछ किया वो की तो उम्मीद उनसे कतई नहीं की जा सकती थी। और वो सिर्फ इसलिए किया कि जब उनका विदाई भाषण हो रहा था राज्यसभा में, तो तब नरेंद्र मोदी ने उनकी ज्यादा तारीफ कर दी। तो उन्हें यह लगा कि भाई जिस पार्टी में मैं रहा 50 साल गुजारे, उस पार्टी से ज्यादा मेरी कद्र नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जबकि नरेंद्र मोदी की ये पॉलिसी है कि दूसरी जगह पे फूट डालो, राज करो। कल ही उन्होंने कहा, स्टेटमेंट उनका अखबारों की सुर्खियां बना है कि जिन्हें कोई नहीं पूछता है उन्हें मोदी पूछता है। यह तो वो एक बीजेपी की स्ट्रेटेजी हो सकती है कि जो दूसरी पार्टी में अपने आप को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं, उनकी थोड़ी तारीफ कर दो, उनके प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखा दो, तो वो खुद ब खुद बीजेपी का हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग कांग्रेस से निकले हैं। मिसाल के तौर पर शहजाद पुनेवाला कांग्रेस की तरफ से मीडिया पैनलों पे आते थे 2017 से पहले, लेकिन जब राहुल गांधी का अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो उस वक्त वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन जो राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की जो शर्तें हैं, मिनिमम शर्तें, उसे आईआरसीसी का डेलीगेट होना चाहिए, वो डेलीगेट नहीं थे, वो शर्तें पूरी नहीं करते थे, चुनाव नहीं लड़ पाए। उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की और नरेंद्र मोदी ने उन्हें पिकअप कर लिया। उसकी तारीफ की बाद में वो बीजेपी चले गए, अब वो बीजेपी की तरफ से बोलते हैं। तो ऐसे कांग्रेस में ऐसे नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। हाल पिछले एक साल में हमने भी देखा गौरव वल्लभ, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जो बैठ के बेहतरीन कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करते थे, बीजेपी के प्रवक्ताओं के छक्के छोड़ा दिया करते थे, वो बीजेपी में गए, लेकिन आज वो कहाँ है, कहाँ चले गए नहीं पता। राधिका खेड़ा एक और नाम है। तो इनके बारे में ये पता, इनको कहा जाता है स्लीपर सेल थे बीजेपी के, लेकिन ये बात तो बाद में पता चली ना कभी वो बीजेपी में जब चले गए, उन्होंने अपना स्टैंड चेंज किया, बीजेपी की पूरी लाइन पकड़ी, तो पहले कैसे पता करेगा। दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुकेश जी क्या है, जो पिछले 5-7 साल से लगातार हम देख रहे हैं, खासकर बीजेपी के सत्ता में आने के बाद, कि कांग्रेस का अपने सिस्टम से, अपने नेतृत्व से कांग्रेस के नेताओं का भरोसा उठ गया है। और वो भरोसा जमाने की जिम्मेदारी कांग्रेस के आला कमान की है। कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मल्लिकार्जुन खड़गे की है, कांग्रेस की अभी तक सर्वमान्य नेता होने के नाते सोनिया गांधी की है, और राहुल गांधी अब तो प्रतिपक्ष नेता भी बन गए हैं। और ये भी कहा जाता है कि भाई बैकडोर से आज भी पूरी कांग्रेस को राहुल गांधी ही चला रहे हैं, नेता वही हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कहें, दावेदार कहें, कांग्रेस की तरफ से रहे। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने नेताओं में भरोसा पैदा करें। वहां पर एक टॉप लीडरशिप में और जो बीजेपी के जो एग्जीक्यूटिव्स है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप है, नेता से मिल नहीं पाते, उनका मैसेज उन तक पहुंच नहीं पाता है। तो ये दूसरा मुद्दा है यूसुफ साहब। लेकिन उमाकांत जी आप अपने को अनम्यूट कर लें। देखिए, मौका परस्ती तो हर दल में होती है, मौके की तलाश में भी लोग रहते हैं। जब अच्छा मौका होता तो निकल भी लेते हैं। वो इसी के लिए आए होते हैं कि वो राजनीति को अपना करियर देखते हैं, किसी पार्टी या किसी संगठन के प्रति डेडिकेट होकर काम करने का उनका कोई एजेंडा होता नहीं। लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, प्रेम जी ने भी उसको अच्छे से परिभाषित किया कि वो लोग जो बीजेपी के लिए की तरफ से प्लांट किए गए हैं, बीजेपी के लिए मुखबरी करते हैं, बीजेपी के एजेंडे को दूसरी पार्टी में या किसी जो भी स्लीपर सेल है वो दूसरी पार्टी में उनके लिए काम करते हैं। ये क्या कांग्रेस में हो रहा है? ये कांग्रेस बहुत सारे फैसले नहीं ले पा रही है या लेने में देर करती है? क्या इसकी वजह इस तरह के लोग हैं जो अड़चने खड़ी करते हैं या बहाने ढूंढते हैं काम को टालने के? देखिए, महमूद प्राचा जो एडवोकेट साहब हैं, वो भले आदमी हैं, जो मैं उनको जानता हूँ।
लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि मोहम्मद प्राचा ने जो भी इश्यू उठाया वो पूरे देश की चिंता का विषय है। इवन वो भारतीय जनता पार्टी की भी चिंता का विषय है। कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ विपक्ष में है, अगर वहाँ बेईमानी होगी तो बीजेपी वाले भी कहेंगे भाई अब बैलेट से होना चाहिए। तो महाराष्ट्र, मेरी वेस्ट बंगाल में बीजेपी के नेताओं से बात हो रही है, वो कह रही थी कि ममता बनर्जी जो गड़बड़ी करवाती है तो बैलेट से होना चाहिए, बैलेट से हम बीजेपी को टीएमसी को हरा देंगे। तो बेसिकली क्या है, कांग्रेस पार्टी के अंदर ये जो मोदी युग है ना, मोदी जो युग आया है, इस मोदी युग से भारतीय कांग्रेस पार्टी अपने 30, 40, 50 साल पुराना जो ढर्रा है उसका, काम करने का जो तरीका है उसका, वर्कर्स से कनेक्ट करने का, यूथ से कनेक्ट करने का जो तरीका है, उसमें काफ़ी खामियाँ आ गई हैं, दिखाई दे रही हैं। अगर मोदी का पदार्पण, अमित शाह का पदार्पण, जिस तरह से इनके सातिर पॉलिटिक्स होती है, अगर इनका पदार्पण नहीं होता, तो तब ये कमियाँ उजागर नहीं होती। ये उजागर इसलिए हुई हैं कि इन लोगों का जो काम करने का जो तौर तरीके हैं, लोकतंत्र का अपहरण कर देना, हार को जीत में बदल देना, ये जो हथकंडे अपनाते हैं और संस्थाओं को खत्म कर देते हैं, इलेक्शन कमीशन को जेब में रखा हुआ है, उसको भारतीय जनता पार्टी की ब्रांच बना रखा है। तो ऐसी सिचुएशंस में कांग्रेस पार्टी मुकाबला नहीं कर पा रही है, मुकाबला मतलब इसको काउंटर नहीं कर पा रही है कि इनकी जो टैक्टिक्स है चुनाव जीतने की, पैसा नहीं, खर्च करने की। लखेड़ा साहब, जी, ये तो दूसरी चीज हो गई कि कांग्रेस की जी, अपनी कुछ संगठनात्मक कमजोरियां हैं या कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है। वहाँ टॉप लेवल के जो लीडरशिप है वो निचले स्तर पर उसके साथ तालमेल नहीं, वो बहुत सारी समस्याएं होंगी। ये इससे इनकार नहीं कर सकता है कोई, न कांग्रेस पार्टी इनकार करेगी। लेकिन असल बात, समस्या, चिंता कांग्रेस पार्टी की तब बढ़ जाती है जब कोई दूसरी पार्टी अपने एजेंडे को पार्टी के अंदर से आगे प्रमोट कर ले, नहीं लेकिन मैं ऐसे समझ लोग गया स्थापित कर ले। जी। मैं सब देखिए, मैं पहली बात तो ये बिल्कुल भी नहीं मानता मैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर मुखबिरी करने वाले बीजेपी ने लोग बिठा रखे हैं। ये बिल्कुल एक वाइल्ड एलिगेशन है, बिना किसी सबूत के। ये एक भड़ास है जिसको कहते हैं कि आपको उन्होंने सहयोग नहीं किया तो आप लगे कि आप उसके आदमी हैं। जैसे लगता है ना, ओबीसी खड़े होते हैं तो ओबीसी को कहते हैं कि तुम बीजेपी को जिताने के लिए कैंडिडेट खड़े करते हो। और ये जग जाहिर बात है, पब्लिक डोमेन में बात, कोई मैं अकेला ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रहा हूं। तो इस तरह से, लेकिन कांग्रेस के अंदर इससे अलग हटके बता दें कि कांग्रेस के अंदर विभिन्न तरह की विचारधाराओं के लोग रहे हैं। मुझे मालूम है, मैंने जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब से कांग्रेस कवर की मैंने, और मैं एक एक नेता को जानता था, उनके घर में बैठता था, ड्राइंग रूम में बैठता था, उनके साथ चाय नाश्ता करता था। और मुझे ये मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो भारत की जो जिसको संविधान है उसके अनुकूल, उन्होंने इतने देश को, इतने अनुभवी नेता कांग्रेस पार्टी ने देश को दिए हैं, किसी दूसरे पार्टी में इतने लोग नहीं। और कांग्रेस जितना ही भारत को समझती है, भारत में माइनॉरिटीज की कैसे रक्षा करनी है, भारत में जी। जो समानता की बात, समाजवाद की बात कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, आज जो है खेल रहे हैं मोदी, 80 करोड़ लोगों को दावा ठोक रहे हैं कि हमने फ्री राशन दे रहे हैं। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। यूपीए सरकार जो बिल, खाद्य सुरक्षा बिल लेकर के आई, उस बिल की देन जी। है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बयान है, ये वाइल्ड बयान है, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के भीतर कमजोरियां जरूर हैं, कांग्रेस पार्टी में संगठन नहीं है। हरियाणा में जहां चुनाव हारी है कांग्रेस पार्टी, बिना संगठन के, कई सालों से संगठन नहीं, जिलों में संगठन नहीं है, ब्लॉक में संगठन नहीं है। मैं आपको दसियों राज्य गिना सकता हूं जहां जी। संगठन नाम की कोई चीज ही नहीं है, इंक्लूडिंग उत्तराखंड, इंक्लूडिंग यूपी, जी। जहां यूपी की तो जी। तबाही है यूपी में। तो मेरा ये बिल्कुल। कहना है कि ये चीजें, इस तरह के आरोप लगाना किसी पार्टी पर बिना सबूत के, वो गलत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को आत्मनिरीक्षण जरूर करना चाहिए। ये जरूर है कि जी। कांग्रेस पार्टी में दो इस तीन जो पर लोग आते हैं, हैं, लखेड़ा साहब, इस पे उन आते लोगों हैं को कि लेकर के कांग्रेस को सवाल क्या जरूर करना। उठ रहे हैं। जी, जी। जी, हमारे साथ डॉक्टर रविकांत भी जुड़ गए हैं, सामाजिक राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। स्वागत है आपका। प्रोफेसर रविकांत, ये तीनों पैनलिस्ट का कहना है, अभी तो लखेड़ा साहब ने कहा, ये वाइल्ड एलिगेशन, मतलब प्राचा साहब को कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो कांग्रेस में स्लीपर सेल ढूंढ लेते हैं, या कोई दूसरा इस तरह की बात बिना किसी सबूत के कह देता है। लेकिन जब राहुल गांधी खुद कह रहे होते हैं कि हमारी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं
या पार्टी के ही कई बड़े नेता इस तरह के बयान दे चुके हैं कि स्लीपर सेल, बाकायदा स्लीपर सेल शब्द का इस्तेमाल करते हुए। तो क्या वो गलत बोल रहे हैं या अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए कर रहे हैं कि हम ये नहीं कर पा रहे तो ये स्लीपर सेल्स पे डाल दूं? देखिए, मैं इसको एक दूसरे ढंग से कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आरएसएस कहाँ नहीं है। वो जितनी बीजेपी की है उतनी ही वो कांग्रेस में भी है, उतनी ही वो आपको समाजवादी पार्टी में मिल जाएगी, बीएसपी में मिल जाएगी, वो हर जगह मिल जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ उस आइडियोलॉजी की, उस आइडियोलॉजी के लोग जिनका संपर्क बाकायदा रहता है। अब ये बात सही है कि वो जो स्लीपर सेल शब्द है, हो सकता है कि उसमें वो फिट ना बैठते हो, कि वो लाए ना गए हों, लेकिन जो उनका कनेक्ट है, ये कैसे हो रहा है? जिस आइडियोलॉजी की बात आज राहुल गांधी कर रहे हैं, चाहे ओबीसी की भागीदारी की बात हो, दलितों के आत्मसम्मान और उनके आरक्षण के बढ़ाए जाने की बात हो, कितने कांग्रेस के लीडर हैं जो राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं, राहुल गांधी के ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो बोल ही नहीं पाते हैं, बोलते ही नहीं है, उनको लगता है कि राहुल गांधी नहीं, हम अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर जो बड़ी कमी है कि वहां पर बिना काम करे धरे जो नेता बने हुए हैं, जिनको राज्यसभा जाना है, उत्तर प्रदेश में भी चाहे वोट 3% मिले लेकिन फिर भी यहां से 2-2, 3-3 राज्यसभा चले जाएंगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और ये उसी तरह के कैरेक्टर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बीजेपी ने उनको यहाँ पे भेजा है, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन क्या वजह है कि साहब बीजेपी उनके प्रति नरम रहती है? क्या वजह है कि उनके यहाँ ईडी की छापेमारी नहीं होती है? क्या वजह है कि सीबीआई वहां नहीं पहुंचती है? क्या वजह है कि पूरी लाइफ को एंजॉय वो कर रहे हैं? तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इस तरफ संकेत करते हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी, ये कुछ है जिसकी तरफ राहुल गांधी ने इशारा किया। हमारे यहां भी आरएसएस के किस्म के लोग हैं, वही डैमेज करते। कांग्रेस के लिए मैं एक नुस्खा दे सकता हूं चुनाव जीतने का, और वो नुस्खा ये है, और डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं और आपके माध्यम से, कांग्रेस के जो स्थापित बिना करे धरे वाले जो नेता है ना, वो केवल 5 साल ये तय कर ले कि हमको राज्यसभा नहीं जाना है, हमको कोई चुनाव नहीं लड़ना है। सत्ता कैसे आएगी ये राहुल गांधी तय कर ले, और अगर अति पिछड़ों को, गैर जाटों दलितों को, पसमानदा मुसलमानों को उतनी जगहें दे दे, वहां से लीडरशिप पैदा कर दे, तो कोई भी कांग्रेस को सत्ता में आने से रोक नहीं सकता। लेकिन समस्या यह है कि ऐसा होगा क्या? राहुल गांधी कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ नहीं करने वाला है। राज्यसभा अभी, अब मैं नाम गिनाने लगूं तो खैर वो ठीक नहीं है, जाना ही जाना है उनको। अब राजीव शुक्ला की क्या भूमिका है साहब, बता दीजिए मुझे। जय शाह के साथ उनकी क्या दोस्ती है, उनकी पत्नी का क्या रोल है, और वो राज्यसभा जा ही रहे। मैं ऐसे 50 नाम गिना सकता हूं। तो इनको आप क्या कहेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे? ये कांग्रेस के लोग हैं या ये वही काम कर रहे हैं उसी आइडियोलॉजी पे? इनको किसी हिंदू धर्म से, वो हिंदू राष्ट्र से कोई दिक्कत नहीं है, वो परसों बनता हो कल बन जाए, ये उसके लिए तैयार बैठे हैं, इनका तो फायदा ही फायदा है। तो आप उस आइडियोलॉजी पर, कांग्रेस ने जो अपने आप को चेंज किया है, प्रो दलित, प्रो ओबीसी, प्रो आदिवासी जो पॉलिटिक्स है उसकी, उस राजनीति पर चलने के बजाय आप राहुल गांधी को मंदिर में लेकर के जा रहे हैं। मंदिर की पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है। अब मंदिर जाने से और नहीं जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं राहुल गांधी को ठेल रहे हैं, नहीं साहब मंदिर जाइए ही जाइए। तो ये वही लोग हैं जो बीजेपी की पिच को बाकायदा तैयार करते हैं कि नहीं आपको वहां तो चलना ही है, तो उस नैरेटिव में आप घुसे ही रहें, ताकि जब भी चुनाव ना हो उसका फायदा, उस नैरेटिव का फायदा बीजेपी को मिले। और इसलिए मुझे लगता है कि भले ही वो स्लीपर सेल शब्द का इस्तेमाल ठीक ना हो,
लेकिन आरएसएस की मानसिकता के लोग, हिंदू राष्ट्र चाहने, और अब देखिए आप कश्मीर को लेकर के कितने कांग्रेसियों ने क्या बयान दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए ना उधर, मिलिंद देवड़ा से लेकर गिनाने लगे आप, जो राहुल गांधी के सबसे करीब रहे उनकी मानसिकता क्या है। क्या राहुल गांधी ये पढ़ने में नाकामयाब हुए? तो अगर इलीट ग्रुप, और ये दुर्भाग्य से राहुल गांधी के इर्द गिर्द वही इलीट है, वो इलीट जो अंग्रेजी बोलने वाला है, जो स्मार्ट है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के आया है, जिसको जमीन की कोई समझ नहीं, जो नहीं जानता कि पॉलिटिक्स कैसे होती है और चुनाव कैसे जीते जाएंगे, वही सब इलीट वर्ग वहां पर बैठा हुआ है। और यहां पे वो इलीट है, वो अपना कि नहीं साहब हमको तो राज्यसभा जाने जाना है। जब ये सब चलेगा तो कांग्रेस पार्टी अभी आने वाले वक्त में भी उस हिसाब से नहीं खड़ी हो सकती जैसे राहुल गांधी चाहते हैं, जो वास्तव में उन्हें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाबी मिल सकती। और बहुत बहुत सामान्य सी बात है, बीजेपी का क्या है कि हम नॉन मुस्लिम पॉलिटिक्स करेंगे, सीधा उनका खेल है, बटेंगे कटेंगे तक आ गए। तो जो टिकट उनको, जो कांग्रेस पार्टी है ये मुस्लिम, वो टिकट नहीं देते हैं, वो टिकट उठा करके अति पिछड़ों में या दूसरी जगह देती है। तो जो अपर कास्ट माइंड सेट है, इनका टिकट हटाइए ना, आप दे दीजिए अति पिछड़ा को और दलितों को, जो कमजोर आदिवासी है उसको, और देखिए चुनाव जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सब कुछ बना रहे, चित भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का, ये नहीं चल सकता है। ये राहुल गांधी को तय करना है, मल्लिकार्जुन खड़गे को तय करना है कि आपको राजनीति करनी क्या है। आप सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स करेंगे या आधा तीतर और आधा बटेर वाला खेल करेंगे कि नहीं नहीं हमारा आरएसएस वाला भी घुसा रहे और इधर डॉक्टर अंबेडकर और संविधान की भी बात होती रहे। तो ये देश इतना मूर्ख नहीं, इस देश के लोग इतना मूर्ख नहीं, बहुत जल्दी डाउट भी करते हैं। तो इसलिए तय करना होगा कि हम एंटी आरएसएस पॉलिटिक्स करेंगे या सब कुछ बैलेंस करके मिडिल पाथ लेकर के चलेंगे, तब तो नहीं होने वाला है। जी प्रेम जी, क्या ये मामला बस इतना ही है कि क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि उसमें सब तरह के लोग रहे हैं, हिंदुत्ववादी भी रहे हैं, अंबेडकरवादी भी रहे हैं, लेफ्ट के भी रहे हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट भी रहे हैं, मिडिल वाले भी रहे हैं। तो ये एक, चूंकि कांग्रेस का कैरेक्टर ही हमेशा इस तरह का मिला जुला रहा है, इसलिए ये संदेह हो जाता है कि बहुत सारे लोग इधर या उधर, उधर या इधर हेल्प करते होंगे, भीतरघात करते होंगे, सूचनाएं पहुंचाते होंगे, या उसके उनकी वो जहां निष्ठा है उसके हिसाब से काम अगर नहीं हो रहा होगा तो रोकते होंगे। क्या ये है? और जिसे हम लोग स्लीपर सेल के नाम से बात कर रहे हैं, जिन पर अनम्यूट कर लीजिए। जी, सबसे पहले एक बात क्लियर करनी मुझे लगता है ज़्यादा जरूरी है कि राहुल गांधी जब बोलते हैं कि जिसको पार्टी में रहना हो रहे और जिसको जाना हो जाए, तो वो वैचारिक आधार पर कहते हैं, न कि इस आधार पर कि हमारी पार्टी में स्लीपर सेल हैं। और राहुल गांधी स्लीपर सेल आपके एक आम अपील से तो ऐसे भी नहीं जाने वाला है, वो तो एक मोटिवेशनल मोटिव लेकर के वो आया हुआ है। तो राहुल गांधी जब बोलते हैं तो वो एक जनरल सी बात है कि अब हमारा ये सिद्धांत है, हमारी वैचारिकी में ये बदलाव है, इससे जो लोग सहमत हैं वो रहे, ना सहमत हो तो ना रहे। और ये बात हर समय समय पर विभिन्न दलों में कही जाती रही। कम्युनिस्ट पार्टी में भी लोग कहते थे भैया हमारे पास तो हमारा ये सिद्धांत है, इससे सहमत होना हो तो रहिए, नहीं तो जाइए। बहुत खुल्लम खुल्ला बोला जाता था, इसमें कोई ये नहीं। तो इसलिए जब वो ये बोलते तो उसको स्लीपर सेल से जोड़ने से फिर क्या हो जाता है ना, तब तो है कि अगर मान लीजिए वो बोल रहे हैं स्लीपर सेल को हम मान लें, तो मतलब ये कि वो अपनी पार्टी में स्लीपर सेल मान रहे हैं और जान रहे हैं, तब तो एक बहुत गंभीर बात हो जाएगी और फिर तो पार्टी ही टूट जाएगी, फिर शक शुबा करेंगे सब एक दूसरे पर। वो एकदम डिफरेंट बात है, ये इसको एक तो क्लियर रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि समय के हिसाब से किस पार्टी की क्या भूमिका है, सत्ता में है कि विपक्ष में है,
तो इसके अलावा विचारधारा के स्तर पर क्या परिवर्तन आता है, नेतृत्व के कारण भी इंदिरा गांधी ने पार्टी ही तोड़ के अलग पार्टी बना ली, उन्होंने जमींदारी प्रथा वो प्रीवी पर्स वगैरह सब खत्म किया, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया। उस समय भी ये बात थी, जिसको सहमत होना हो रहो, नहीं सहमत होना हो तो जाओ। आज भी राहुल गांधी ने एक राजनीति बदली है, कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स रही थी सोशल जस्टिस पर इस तरह एग्रेसिवनेस के साथ में कांग्रेस की पॉलिसी नहीं थी, और आज है। और ये वक्त का तकाजा है कि उनकी राजनीति को एस्टैब्लिश करने के लिए कमंडल या हिंदुत्व का के कारण उसका सामना करने की जरूरत से, गरज से, या फिर न्याय के लिए वास्तव में जैसा राहुल गांधी बताते हैं कि न्याय की लड़ाई है, उसके लिए चाहे जिस आधार पर उन्होंने एक समूह को पकड़ा है, 90% को भागीदारी दिलाने की बात की है, तो इससे वैसे लोग जो परंपरागत रूप से कांग्रेसी रहे, धनाढ़ रहे, या कहीं ना कहीं थोड़ा कांग्रेस की पूर्व परंपरा से रहे, तो उनको ये हो सकती है दिक्कत। इवन जम्मू कश्मीर जैसे सवाल पर भी बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो अलग होंगे, लेकिन ये स्लीपर सेल कांग्रेस में है, इससे एस्टैब्लिश नहीं होता है। जब पार्टी की पॉलिसी बदलेगी, आज देखिए ना, जब बीजेपी थोड़ा सा कुछ अपनी पॉलिसी में चेंज लाती है, किसी समय राम मंदिर के मुद्दे पर थोड़ा सा डाइल्यूट की थी कि जब तक हम गठबंधन सरकार चलाएंगे राम मंदिर का मुद्दा नहीं लेंगे, बहुत सारे डिफरेंसेस बीजेपी में भी पैदा हुए थे। उसके आगे जब उन्होंने कट्टरता का रुख अपनाया तो नरमवादी उनसे अलग हुए, वो भी है उदाहरण। तो जब आप सिद्धांत बदलेंगे पार्टी का तो आपके बीच डिफरेंसेस होंगे, और इस बात को मान करके चलना पड़ेगा। जी जी, लेकिन यूसुफ साहब, ये बात केवल डिफरेंस की नहीं है। अगर ये ऐसे लोग हैं जो चुनाव में आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपकी चुनावी सफलता को संदिग्ध बना रहे हैं, भीतरघात कर रहे हैं, और इसलिए भीतरघात कर रहे हैं कि उनकी निष्ठा कहीं और है, तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। चाहे हरियाणा को लेकर सवाल उठे हों। जी नहीं कि जैसे कभी इंदिरा गांधी जी ने अपने ही उम्मीदवार को, राष्ट्रपति उम्मीदवार को हरा दिया, अधिकृत उम्मीदवार को हरा दिया, तो इस तरह की घटनाएं भी घटती रही हैं, तो उसको हम क्या भीतरघात की श्रेणी में रखेंगे? नहीं, वो तो एक पॉलिटिकल वार थी, वो तो पॉलिटिकल वार थी, ओपन थी, वो कहीं छुपाया नहीं था ना किसी ने कि हम ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये तो ओपन गेम था। लेकिन जहां अगर छिपे हुए नुकसान पहुंचा रहे हैं, भीतरघाती जिनको आप कह रहे हैं, स्लीपर सेल का हिंदी शब्द बेहतर होगा भीतरघाती, वो भीतर है आपके और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं किसी और के कहने पर, किसी और के एजेंडे पर। तो यूसुफ साहब, ये जो एंगल है, ये किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई दूसरी पार्टी हो, वहां अगर इस तरह के लोग हैं तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। एक, अगर ये बार बार आरोप लग रहे हैं और अपनी पार्टी के नेता भी ये सब बातें कहने लगे हैं, और इसको क्या कदम उठा सकती है पार्टी, लीडरशिप क्या करे? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और गंभीर मुद्दा है। जहां तक हवाओं में बात चलने की बात होती है, तो छत्तीसगढ़ के चुनाव के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि भाई आखिरी मोमेंट पे भूपेश बघेल ही कंप्रोमाइज कर गए थे, क्योंकि उनके ऊपर ईडी का दबाव था, दुनिया भर की चीजें थी, तो कौन सी बात को सच माना जाएगा। दूसरी बात, मेरा भी लगभग 25 साल से ज्यादा का तजुर्बा राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को कवर करते हुए हो गया है, चुनाव भी कवर किया है, पार्टियों का संगठन भी कवर किया है। मैं निजी तौर पर यह मानता हूं कि इस तरह के स्लीपर सेल की मदद से किसी पार्टी को ना हराया जा सकता है, ना किसी दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सकता है। अगर कांग्रेस चुनाव दर चुनाव विधानसभा के चुनाव हार रही है, 3 राज्यों में पिछले साल हारी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां परसेप्शन था कि वो जीतेगी, और हरियाणा इस साल, हरियाणा में शुरू से मेरा मानना था कि कांग्रेस चुनाव जीतने नहीं जा रही है, क्योंकि एक अमेरिकन फिलोसोफर की एक कोट है जो मैं कई बार पहले भी कोट कर चुका हूं कि कोई काम अगर आप ठीक उस तरह करते हो जैसा आपसे पहले लोगों ने किया है, तो यकीन जानिए आपको वही नतीजे मिलेंगे जो आपसे पहले लोगों को मिले हैं। तो हरियाणा का चुनाव कांग्रेस ने ठीक उसी तरह से लड़ा जैसे उसने राजस्थान में लड़ा था, मध्य प्रदेश में लड़ा था और छत्तीसगढ़ में लड़ा था, तो उसके नतीजे भी वही आए, ये साफ दिख रहा था। कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस के अंदर जो पार्टी के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए, पार्टी के प्रति कमिटमेंट रखने वाले नेताओं की कमी हो गई है, उनका निजी हित हावी हो जाता है।
हरियाणा के चुनाव में ये बात साफ तौर पे दिखी, जिस तरह से आखिरी टाइम पे अशोक तंवर को लेकर के आया। अशोक तंवर कांग्रेस में थे, 2009 में जीते थे, फिर वो घूम फिर के कई पार्टी बदल के अपनी पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी में गए, अब बीजेपी से वो आए। तो वह साफ हो गया था कि अभी दलित कांग्रेस के मजबूत कमजोर कड़ी है, इसलिए ये सब ड्रामा हो रहा है। तो क्या अब इतने दिन के बाद एक बड़ा नेता आया अशोक तंवर, तो क्या अशोक तंवर को स्लीपर सेल माना जाए? क्योंकि पिछले 10-12 साल में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, कांग्रेस में बीजेपी से या दूसरी तरफ से ऐसे किसी नेता का इंक्लूजन नहीं हुआ है जिसको हम इस दायरे में रखें कि साहब वो पार्टी में रह के पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। हो क्या रहा है कि पार्टी बीजेपी की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बीजेपी ने अपने आप को 24 आवर सिर्फ चुनाव और चुनाव में कैसे जीते इसको सोचने वाली पार्टी बना दिया है। एक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन विनिंग मशीन टाइप उसने सिस्टम बना लिया है। और कांग्रेस जो है वो चुनाव दर चुनाव कर रही है। कांग्रेस में एक थॉट प्रोसेस शुरू हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद कि हमें भी एक ऐसा सेल पार्टी के अंदर बनना चाहिए जो 24 घंटे हमेशा चुनावी रणनीति के बारे में सोचते रहे। वो कब करेंगे क्या करेंगे ये बात की बात है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि बीजेपी के इशारे पे आके कांग्रेस में रह के लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हो ये रहा है कि एक पार्टी में लगातार लंबे समय तक रहते रहते जब आपकी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, टिकट की आपको चाह होती है और वो टिकट आपकी मर्जी से नहीं मिलता है, तो तब आप या तो बगावत में, हरियाणा में भी काफी बाकी उम्मीदवार उतरे थे, उन बाकी उम्मीदवारों को साधने के लिए 5 सीनियर नेताओं की टीम बनाई गई, जिम्मेदारी लगाई गई। यूसुफ साहब जी, हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये एक नॉर्मल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। अब हम दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं पॉलिटिक्स की, उसमें तमाम तरह के छल छद्म हो रहे हैं, तमाम तरह के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। तो जो राजनीति आप 15-20 साल पहले कवर करते थे, उस तरह की राजनीति की आप बात कर वो मैं उसी पर आ रहा हूं। 5-7 सालों में उसका कैरेक्टर बदल गया। मैं उसी पर आ रहा हूं, पूरी बात सुनिए। और उसमें ये है कि ठीक है, स्लीपर सेल पार्टी नहीं जिताते हैं, लेकिन स्लीपर सेल आपको एक हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कोई भी पार्टी बनाती है, हर एक चीज का एक कंट्रीब्यूशन होता है। स्लीपर सेल का अपना कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा जी। नहीं बिल्कुल थ्योरेटिकल आपकी बात बिल्कुल सही है। स्लीपर सेल अगर होंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, हम इन्हीं 4-5 राज्यों की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव को हम छोड़ दें, फिलहाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इधर हरियाणा, इस साल हरियाणा या कुछ और राज्य भी हैं, यहाँ के हम उसको देखें कि भाई इसमें क्या हुआ और क्यों इसके ऊपर सवाल उठते हैं। राहुल, मैं मानता हूं कांग्रेस में राहुल को नेता मानते हैं कांग्रेसी, राहुल की नहीं मानते हैं, यह बड़ा फर्क है। भाई बीजेपी के सक्सेस का राज क्या है? बीजेपी ने एक सुर में नरेंद्र मोदी को नेता माना और नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उस बात पर सबका लब्बैक है, हाँ है। कांग्रेस में क्या हो रहा है कि राहुल को नेता मानते हैं, लेकिन राहुल जो चाहते हैं, राहुल जैसा करना चाहते हैं, वैसा नहीं मानते हैं। हरियाणा में राहुल गांधी ने पार्टी आला कमान से 2 टूक कहा था पार्टी आला की मीटिंग में, हरियाणा के नेताओं और पार्टी सेंट्रल लीडरशिप के नेताओं की मीटिंग में कहा था कि हमें गठबंधन करना चाहिए आम आदमी पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के तहत हमें करना चाहिए और कुछ सीटों की कुर्बानी देनी। तो एक मिनट सुन लीजिए। तो राहुल की बात हुड्डा ने नहीं मानी, तो क्या हुड्डा को स्लीपर सेल माने? छत्तीसगढ़ में राहुल की बात, ये तो दूसरी बात है। नहीं, ये तो नहीं यही तो बात है। तो हाँ, राहुल नहीं गलत जगह नहीं जोड़ा मेरा। मुकेश जी बहुत स्पष्ट है। अगर कमलनाथ बात नहीं मान रहे हैं हाईकमान की, तो वो एक अलग समस्या है। तो एक मिनट, मेरा कहना यह है कि कांग्रेस के हार की वजह स्लीपर सेल नहीं है, कांग्रेस की हार की वजह बात यह है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस समय की राजनीति में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल किए जाते हैं, किए जा रहे हैं, जो हमने पहले नहीं सुने। तो आप ऐसे यकीन के साथ कैसे इस संभावनाओं से इनकार कर सकते हैं कि ये भी एक काम हो रहा होगा? उमाकांत जी, मैं संभावना से इनकार कर सकते हैं? मुझे आधे मिनट का वक्त दीजिए मुकेश जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आपको मैं पुरानी बात रिपीट नहीं कर रहा हूँ। वो देखिए, जो पार्टी की स्टेट लीडरशिप है वो नहीं एक्सेप्ट कर रही थी राहुल गांधी, बात नहीं कर रही है, अब भी नहीं कर रही है। तो वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग मुद्दा है। इस स्लीपर सेल वाला अलग मुद्दा है। जी उमाकांत जी।
जी, जी। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो भी संकट कांग्रेस पार्टी में है आज की तारीख में, चाहे वो सांगठनिक संकट हो, चाहे वो दूसरा संकट हो, मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा संकट कांग्रेस पार्टी में विचारधारा का संकट है और हम विचारधारा के संकट की बात संकट ही नहीं की। कर रहे सर, उमाकांत हाँ, जी, माफ जी, कीजिएगा, हम उन जी, तमाम संगठनों की संकटों की बात ही नहीं कर रहे हैं। जी। हम इस नए एंगल की बात कर रहे हैं, जो नया संकट दिख रहा है, जिसकी बात हो रही है या नहीं वो अलग बात है। देखिए, कितना है, मैं उसकी आशंकाएं कितनी है। बाकी नहीं, नहीं, जो मैं तो कांग्रेस के पुराने मैं संकट है वो तो बने हुए हैं, मैं चाहे आपको विचारधारा ये का हो, संगठन का हो, लीडरशिप का हो, वो एक अलग पहलू है। हम इस पहलू पर आज बात कर रहे हैं जी। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ इस बात को कि देखिए ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो इसके लिए तो दोषी आप भी हैं ना। अगर किरण चौधरी 2 दिन पहले आपके साथ बैठी हुई है और 2 दिन बाद वो भाजपा भाजपा में भर्ती होके अपनी बेटी को भी मंत्री बना देती है और खुद भी राज्यसभा चली जाती है, तो ये कहीं ना इसीलिए तो मैं जो लिंक कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को कि आपके नहीं यहाँ जो नहीं, ये नहीं हो संकट रहा हुआ। है। ये तो जी। पार्टी के अंदर नाखुश लोग हैं, मौका परस्त लोग हैं, ये एक अलग चीज है। राहुल हम लोग गलत, देखिए हम अलग राहुल अलग गांधी चीजों की को मिक्स कर रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं हम अलग मैं चीजों बता को रहा हूँ मिक्स कि कर रहे हैं। राहुल राहुल गांधी की जो लीडरशिप है, वो बहुत बहुत अच्छे रास्ते पे, अच्छे ट्रैक पे है, लेकिन उनको संगठन के भीतर ये तमाम तरह के जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जब वो कमजोरियां और कमियों को दूर कर लेंगे, तो ये जो स्लीपर सेल का मामला ये अपने आप ही स्वतः ही अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि बाय द वे हरियाणा में तमाम नाकामियों के बाद, कमजोरियों के बाद भी किस्मत से कांग्रेस जीत जाती है और उनकी सरकार बनती है, ये सवाल ही नहीं उठते। तो सवाल ये है कि जब आप कमजोर होते हैं संगठन में या सरकारें आपकी डिलीवर नहीं कर पा रही हैं और जब आप कमजोर साबित होते हैं तो इस तरह के सवाल हमेशा उठते हैं और उठते रहेंगे, आप रोक नहीं सकते इन सवालों को। और अब ये पार्टी के बाहर का आदमी सवाल कर रहा है जो आपकी पार्टी का मेंबर नहीं है और वो इस तरह का आरोप लगा रहा है, तो नहीं, अब उसी पार्टी के आरोप। लोग सवाल पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। हाँ, अरे भाई, नहीं, सवाल मुद्दा तो ये जो इसीलिए ताजा बन रहा है ताजा ना। प्राचा पार्टी के लोग भी प्राचा कर को रहे हैं, मैं छोड़ ये नहीं दीजिए, कर रहा हूँ। मैंने तो जी, पहले जी। ही कहा कि तो प्राचा को छोड़ दीजिए। ये अगर कहीं न पार्टी के कहीं नेता ही कहने लगे आपकी तब। आपका वैचारिक दिवालियापन। और मैंने एक चीज़ और बोली कुछ दिन पहले किसी कांग्रेसी को, मैंने कहा कि 50 साल से नीचे मुझे आप बता दीजिए कि कितने लोग आपके पार्टी संगठन के अंदर हैं? 50 साल से नीचे कितने कितने तो है, क्योंकि मोदी और अमित शाह ने आपके सामने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि आपको उनका मुकाबला करने के लिए पार्टी को झोंकना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम नहीं है आपके, वो इसलिए नहीं है कि आपका फिर संगठन नहीं है, हम संगठन इस पर नहीं है, किसी दिन विचारधारा अलग से आपकी। बात करें। जी, इस पर किसी दिन जी, अलग से बात करेंगे कि संगठन, जी। नेतृत्व, ये तमाम जो ये समस्याएं सारी हैं चीजें कांग्रेस मिली की जुली अलग है, है। जी सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। ऐसा नहीं हो जी। सकता कि आपकी विचारधारा बहुत स्ट्रांग है और संगठन नहीं है। आपको विचारधारा को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा, संगठन भी स्ट्रांग, मतलब मल्टीपल एफर्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर के कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। और जिस दिन जी कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी, ये सवाल अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। आज आप जी। कमजोर हैं, आप बीमार हैं, तो प्रोफेसर तमाम तरह के रविकांत डॉक्टर आते हैं, जी वो कहते हैं साहब आपने, आपका विटामिन की कमी है, कोई कहता है आपको जी जी कैंसर है, कोई कहता है जी, हड्डी समझ गया। हड्डी की जी बीमारी है। तो इस तरह के जी। सवाल कांग्रेस पार्टी के साथ भी प्रोफेसर वही समस्या है। जी, प्रोफेसर रविकांत, आप भी क्या इससे सहमत हैं कि कांग्रेस की अपनी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से ये सारे मुद्दे उठ रहे हैं, या कांग्रेसियों की अपनी कमजोरियां जिसको छिपाने के लिए स्लीपर सेल का नाम लिया जा रहा है? ये भी बात हो सकती है। हम नहीं नहीं, जीते इसमें तो मुझे हमने लगता स्लीपर है, सेल का नाम ले लिया। जी नहीं नहीं, जीतेंगे तब जब वो जीतना चाहेंगे। यही यही सवाल उठता है ना, ये कौन लोग हैं जो जीतना नहीं चाहते, जिनको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी क्या सफर कर रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। वो सत्ता में थे, सत्ता से ज्यादा अब एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। ये तो देखना पड़ेगा, वो राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं या वही वक्तव्य दे रहे हैं जो बीजेपी के लिए फायदेमंद है। यही तो तमाम ऐसी शंकाएं हैं जो कहीं ना कहीं इस सवाल को बल देती है। और मुझे लगता है, जहां तक मैंने कहा ना, कि जब तक वो नहीं होगा ना, अब वैचारिक रूप तो छोड़ दीजिए। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी आइडियोलॉजी या थोड़ा बहुत उससे प्रभावित होते हैं। कांग्रेस में जो वही इलीट वर्ग है, अभी उस खादी के भीतर देखिएगा खाकी पैंट मिलेगा हाफ वाला,
आरएसएस वाला। और अगर ये नहीं होता तो प्रणब मुखर्जी नहीं गए होते संघ के कार्यालय और वहां जाकर के वो मातृभूमि सदा बदले नहीं कर रहे हो। तो ये कौन लोग हैं, इसकी शिनाख्त तो करनी पड़ेगी। इससे नहीं चलेगा कि चुनाव क्यों हार रहे हैं, वो वजह है इसलिए चुनाव हार रहे हैं। इस देश की जनता तो चुनाव जिताने पर अड़ी हुई है, राहुल गांधी को ठेल करके लेके जा रही है। वरना क्या वजह है कि साहब आप हरियाणा भी इतनी मजबूती से लड़ रहे थे, लोकसभा चुनाव में ऐसा कौन सा तीर मारा था कांग्रेस पार्टी ने जो ये सफलता मिली और बीजेपी 240 पर अटक गई। चुनाव आयोग की भूमिका नहीं होती तो वो कहां रहती है हम सब जानते हैं। तो जनता तो आपको जिताना चाहती है, फिर आप क्यों नहीं जीत पा रहे? सवाल ये। उत्तर प्रदेश में मैं बैठा हूं, उत्तर प्रदेश को मैं जानता हूं। मैं चलिए हरियाणा की बात नहीं करता हूं क्योंकि मैं नहीं हम लोग बात दूसरे मुद्दे पर कर रहे थे, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। हम बात कर रहे थे स्लीपर सेल है या नहीं, या एक केवल ये भूत खड़ा किया गया अननेसेसरी में। देखिए अब जो लखेला जी कह रहे थे कि भाई सबूत तो कोई ऐसा है नहीं, आप किसको कह देंगे हम, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि प्रणब मुखर्जी जा सकते हैं और इधर लोगों के घर ईडी सीबीआई भी नहीं जा रही है। बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत आराम से जिंदगी जी रहे हैं, राहुल गांधी सड़क पर टहल रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं जिनको बहुत फर्क नहीं पड़ता, जो लगातार हिंदुत्व को लेकर के वो भी उसी तरह से मस्त हैं। तो ये सवाल है। अब स्लीपर सेल मैंने कहा ना कि वहां से डिप्लॉय किए गए हैं, ये तो आपके पास सबूत नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि इतने सारे चले गए और अभी कुछ दिनों बाद और जाएंगे। अभी देखिएगा आप, अगर महाराष्ट्र हार जाए तो अभी कितने और जाएंगे और उनके भीतर जरा कुरेद करके आप देखिएगा कि क्या निकलेगा। तो वो जो हनुमान जी वाली है ना कि छाती चीर करके दिखा दिया, तो यहां नरेंद्र मोदी ही निकलेंगे जितने गए हैं। वहां क्या मिल रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को? क्या मुख्यमंत्री बने वो? जितना सम्मान कांग्रेस में था उतना सम्मान क्या बीजेपी में कभी मिल सकता है? लेकिन दिमाग में जब वो आरएसएस वाला भरा हो तो वो यहाँ अनफिट होगा। राहुल गांधी तो जाति की बात कर रहे हैं, दलितों के सम्मान की बात कर रहे हैं और यहाँ हिकारत भरी हुई है दिमाग में। इनको आप क्या कहेंगे? इनको आप स्लीपर सेल कहें या कुछ और नाम दें? स्लीपर सेल थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं ये मानता हूं, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इनके बदकही रोज होती होगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं तो समाजवादी पार्टी में जानता हूं और बीएसपी में जानता हूं। सतीश मिश्रा किससे बात करते हैं, अब खोल लीजिए इसको। तो ये कहीं कुछ छिपा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आरएसएस कहां नहीं है और कांग्रेस में तो बड़े आराम से होगा। तो इनको आप नाम कुछ भी दें, लेकिन असल में खेला तो है। खेला नहीं होता तो राहुल गांधी का इतना बड़ा स्ट्रगल, उसके बाद भी चुनाव नहीं जीते जाते, ये संभव नहीं था। बिल्कुल, ये सोचने की बात है और आज की परिस्थितियों में इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि इस तरह की कुछ चीजें घटित हो रही हो जो पकड़ में कभी आएंगी, नहीं भी आ सकती हैं, लेकिन पार्टी को अंदर से नुकसान पहुंचा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।